बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 8 का इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक से मुतल्लिका 20 नंबर का सवाल जो है वो हर पेपर में आता है, यानी इसमें ड्रॉप नहीं होता, कभी भी लाजमी आता है सवाल। और ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल फील्ड में भी आपके काम आएगी, यानी अगर आप अकाउंट्स के शोबे में जॉब करेंगे जब, तो वहाँ इस चीज़ से आपका बहुत ज़्यादा वास्ता भी पड़ेगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने रिसेंटली 3 कॉलम कैश बुक ख़त्म की है। यानी जो आखिरी जो हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का वो था 3 कॉलम कैश बुक। इसमें अमाउंट के 3 कॉलम थे, एक डिस्काउंट का कॉलम, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम, और ये सेम इधर थे, 3 कॉलम इधर थे। अब इसका एंड किधर हुआ था कि आपने जो डिस्काउंट कॉलम है इसका सिर्फ टोटल किया था, यानी जो डेबिट साइड का टोटल है वो इधर लिख दिया, जो क्रेडिट का इधर लिख दिया, यानी इसका बैलेंस आपने नहीं किया। जो कैश कॉलम था और बैंक कॉलम था, इसमें आपने ये किया कि बड़ी साइड में से छोटी माइनस करके इधर बैलेंस निकाल दिया। ये हमारा एंडिंग पॉइंट था इस टॉपिक का। अब जो बैंक रिकन्सिलिएशन है ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये जो आपने बैलेंस निकाला है कैश का, इसमें तो पैसे आपके पास मौजूद हैं और आपकी जो बुक है ये कैश बुक ये बता रही है जी कि ये सपोज यहाँ पे आपका बैलेंस निकला 15,000। अब आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इसका तरीका ये है कि आपके पास जो लॉकर है, लॉकर में देखें 15,000 रुपये आपके पास कैश में मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर क्या करेंगे, ये आपका मामला सेटल हो गया, यानी वेरीफाई हो गया कि ठीक जा रहा है, यानी आपने जो भी कैश लिया दिया और उसके बाद जो आपके पास पैसे बचने चाहिए थे उतने ही बच गए। ये मामला तो इधर ख़त्म हो गया। इस केस में क्या है कि आपके पैसे बैंक के पास पड़े हुए हैं। अब आप क्या करते हैं कि ये जो बैलेंस आपका, सपोज यहाँ पे आपका बैलेंस निकला 25,000। अब आप इसको वेरीफाई करेंगे जिसके पास आपने पैसे रखवाए हुए हैं, बैंक से पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? इनसे आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे। ये आपकी 3 कॉलम कैश बुक है। अब आपने ये जो बैंक कॉलम है इसका जो बैलेंस है इसको वेरीफाई करना है। किससे करना है? बैंक स्टेटमेंट से। यानी आगे हमारा जो टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसका सिर्फ इस कॉलम से तल्लक है, कैश से कोई तल्लक नहीं। क्यों? कैश तो आपके पास है, ये आपके पास डिटेल लिखी हुई है, इतना बैलेंस है और इतने पैसे आपके पास मौजूद हैं, मामला सेटल्ड हो गया। अगर मसलन पैसे शॉर्ट हो गए, यहाँ पे कम आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहे हैं, फिर आप चेक करते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है, तो ये तो आपके हाथ में है। लेकिन इसमें क्या है, मामला दूसरी पार्टी के पास है, यानी आप अपना रिकॉर्ड रख रहे हैं, जिसके पास आपने पैसे रखवाए हैं बैंक, वो अपना रिकॉर्ड रखेगा आपका। यानी बैंक स्टेटमेंट इज़ रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर मेंटेन्ड बाय बैंक, इसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। यानी बैंक स्टेटमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर मेंटेन्ड बाय बैंक। अब वो क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट आपके पास आई तो आपने अपना बैलेंस जब वेरीफाई किया तो बैंक भी कह रहा है कि ये स्टेटमेंट भी कह रही है कि 25,000 बैलेंस, आपकी जो बुक है वो भी कह रही है 25,000 बैलेंस, तो यहाँ भी मामला ओके हो गया। तो जब कोई डिफरेंस नहीं आए तो फिर तो आपको ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये बनानी ही नहीं पड़ेगी, नील बैलेंस शो होगा, यानी नील उसमें एंट्रीज आएंगे। लेकिन अगर मामला उलट हो, और ऐसा ही होता है कभी कभार ही ये बैलेंस टैली होता है, अब हम सिर्फ
इस कॉलम को डिस्कस करेंगे बैंक कॉलम को। अब ये आपका रिकॉर्ड है, यानी इसको हम कैश बुक भी बोलते हैं, इसको हम बैंक बुक भी बोलते हैं। और जो बैंक के पास रिकॉर्ड है आपका उसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम पासबुक है। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक या बैंक बुक, ये इसका नाम है। अब मामला क्या हुआ कि आपने जब अपना बैलेंस निकाला 25,000 बैंक कॉलम का बैलेंस, तो बैंक जो है यहाँ पे 26 आ रहा है सपोज। अब देखें टैली नहीं हुआ, तो जब टैली नहीं होगा तो फिर आप बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इसमें इस फ़र्क को डिटेल यानी बताएंगे कि किस वजह से 1,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। यानी ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डिटेल है इस चीज़ की कि आपका और बैंक का जो है वो बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा। वो वजह आपने जो है ना, वजूहात आपने ये लिखनी है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कैश बुक जो है कस्टमर खुद बनाता है, बैंक बुक या कैश बुक, और बैंक स्टेटमेंट बैंक बनाता है। और ये काम कब करते हैं, ये कभी भी हो सकता है, यानी ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर। जहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो ये डेली बेसिस पे भी हो सकती है। अगर ट्रांजैक्शन का लोड थोड़ा सा कम है तो ये वीकली भी हो सकती है। नॉर्मली जो है जो चलती है बहुत बड़े इदारों में तो डेली बेसिस पे कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रांजैक्शन का लेवल जो है वो मॉडरेट हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो ये मंथली बेसिस पे होती है। यानी जब मंथ एंड हो जाता है तो यकम को या 2 तारीख को बैंक से स्टेटमेंट मंगवा ली जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको मैच करते हैं आपस में, यानी बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक, इन दोनों को आपस में मैच करते हैं। मैच करने में हम फिर ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी एंट्री हैं जो इधर आ रही हैं और इधर नहीं आ रही, उनको टिक कर लेते हैं। यानी जो इधर आ रही हैं इधर नहीं आ रही, यानी वो इधर निशान लगा लिया, दायरा लगा लिया। फिर हम देखते हैं कि जो इधर आ रही हैं और इधर नहीं आ रही, उनको दायरा लगा लेते हैं। फिर उन एंट्रीज़ को हम ट्रेस करते हैं कि ये क्या क्या है कि जो हमारे पास आ रही हैं बैंक के पास क्यों नहीं आ रही, और फिर देखते हैं कि कुछ बैंक के पास आ रही हैं हमारे पास नहीं आ रही। इनको करने के बाद ये मेथड जो है ये कहलाता है टिकिंग। टिकिंग यानी टिक करते हैं हर चीज़ को। यानी सपोज़ ये बैंक में इधर 1 लाख लिखा है, इधर 1 लाख लिखा है, तो इसको टिक कर देंगे, इससे कर देंगे। और जो नहीं होंगी टिक, यानी जो मैच नहीं करेंगे, उनको हम सर्कल कर देते हैं। ये है प्रोसीजर बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने का। लेकिन पेपर में तो आपको ये चीज़ नहीं ज़रूरत, क्यों, वो आपको खुद ही निकाल के दे देगा कि ये चीज़ें जो हैं आउटस्टैंड कर रही हैं। यानी जो ये जो मैंने क्रॉस किए हैं ये आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं। कुछ इधर आउटस्टैंड कर रही हैं, कुछ इधर आउटस्टैंड कर रही हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज। ये इसकी कहानी होगी। अब हम आते हैं वजूहात, रीजंस पे, कि कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में या बैंक बुक में और पासबुक में दोनों में फ़र्क आने की वजह, कॉजेस। इसमें 2 चीज़ें जो हैं ये हैं मेन। एक को हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। एक को हम कह देते हैं एरर्स, क्योंकि इंसान है, इंसान से
बैंक में भी इंसान ही बैठे हैं और जो बैंक बुक मेंटेन कर रहे हैं इधर कस्टमर वो भी इंसान है, तो गलती तो हो सकती है। तो दो वजूहात इधर आप ज़हन में रखें, एक को हम कहेंगे टाइमिंग डिफरेंस और एक को हम कहेंगे एरर्स। अब जो टाइमिंग डिफरेंस है ये दो हैं, एक है बैंक के पार्ट पे और एक है कस्टमर के पार्ट पे। यानी एक को हम कहेंगे कस्टमर्स टाइमिंग डिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स और दूसरा है ऑन द पार्ट ऑफ बैंक। ये आपका बैंक और ये कस्टमर। अब जो कस्टमर के पार्ट पे है वो है दो, एक को हम कहेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, और दूसरे को हम कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसी तरह एरर जो है ये कस्टमर से भी हो सकती हैं और ये एरर जो है वो बैंक से भी हो सकते हैं। ये है वजूहात, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि भाई ये जो कॉजेज़ हैं इसमें डिफरेंस आने की। यानी एक चीज़ आप जहन में रखें कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उस वक्त बनेगी जब बैंक का बैलेंस और कस्टमर का बैलेंस दोनों आपस में डिसएग्री करें, दोनों में फ़र्क आए। अब आपने ये जो कॉजेज़ है इसकी मदद से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसको एक्सप्लेन करना है। एक चीज़ याद रखें कि जो कैश बुक है ये असल चीज़ है, मेन बुक, ठीक है। इसके दो तरीके हैं कि एक तो ये होता है कि आप क्लोज़ करके बैंक से मैच करते हैं और एक ये होता है कि बैंक से मैच करने के बाद कैश बुक क्लोज़ करते हैं। तो इसमें तो आपने प्रॉपर वे में एंट्रीज करनी है और जब कर दी है फिर इसको नहीं छेड़ना, कटिंग नहीं करनी। काउंटिंग में आप जानते हैं कि कटिंग जो है ये एक समझ लें कि ममनुआ चीज़ है, कटिंग नहीं आप कर सकते, ना फ्लूइड लगा सकते हैं ना कटिंग कर सकते हैं। आपने जो भी उसमें चीज़ एडजस्टमेंट करनी है वो थ्रू एंट्री करनी है, एंट्री के थ्रू जो है आपने करेक्शन करनी है। कोई चीज़ गलत डेबिट हो गई है तो उसको एंट्री की मदद से ऑफसेट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कोई क्रेडिट गलत हो गया तो उसको फिर एंट्री की मदद से ही डेबिट करके दुरुस्त करेंगे, ठीक है। जबकि बैंक रिकन्सिलिएशन जो है ये एक अलग चीज़ है, ये हर महीने बनाई जाती है। जब भी फ़र्क आता है आप निकालते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं, इसको नहीं छेड़ते। जो भी इस तरह के जो डिफरेंसेस आएंगे उसको इस स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसका ये है कि भी आप अगर गलती भी हो जाए तो इसको आप चेंज करके दोबारा बैंक रिकन्सिलिएशन बना सकते हैं, इसको नहीं छेड़ना, इसमें कटिंग नहीं करनी है आपने। अब हम ये जो जितने भी डिफरेंसेस आए हैं इनको देखते हैं। ये जो पहला है डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, इसमें पता चल रहा है कि ये डिफरेंस आता है ड्यू टू टाइम, डिफरेंस ड्यू टू टाइम फैक्टर, ड्यू टू टाइम फैक्टर। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ टाइम की वजह से ये फ़र्क आता है, गलती नहीं होती। ये एरर्स लग गए, ये लग गए। एग्जांपल देता हूँ, यानी अच्छा यहाँ पे ये चीज़ रह गई कि बैंक जो है इसके पार्ट पे क्या है, जो टाइमिंग डिफरेंस है, वैसे तो इसी को टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं, लेकिन ये डिफरेंस भी टाइम की वजह से ही है। ये डिडक्शंस है। एक डिडक्शंस मीन्स कि बैंक ने कोई चीज़, कोई रकम जो है आपके खाते में से काट ली है आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, या आपने बैंक से कुछ सर्विसेज ली हैं उसके बदले। और कलेक्शन ये है कि बैंक ने आपके अकाउंट में कोई प्रॉफिट वगैरह ऐड कर दिया है या किसी कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये चारों ये पता चलती हैं मंथ एंड पे जब आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं। जब आप महीना क्लोज होने के बाद देखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि अनक्रेडिटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसी तरह बैंक ने अगर कोई पैसे आपके काटे हैं आपको नहीं पता,
ये कैसे पता चलेगा? जब आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे, मैच करेंगे, फिर पता चलेगा ये पैसे कटे हैं। फिर आप बैंक से पूछेंगे कि ये पैसे क्यों काटे हैं, बैंक बताएगा कि जी ये आपने फ़लाँ हमसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था, उसके चार्जेस काटे हैं, या आपने हमसे चेक बुक ली थी, उसके पैसे। इसी तरह कलेक्शन अगर कोई हुई है, ये भी आपके इल्म में नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट आपके खाते में जमा करा देता है, आपको इंटीमेट नहीं करता, तो फिर क्या होता है, आप पता करते हैं बैंक से ये पैसे किसने जमा कराए या कहाँ से आए, फिर बैंक आपको बताता है। तो यानी ये भी टाइम की वजह से है। यानी आपने कैश बुक क्लोज़ कर ली, कैश बुक क्लोज़ करने के बाद जब देखा तो फ़र्क आया, तो इन चीज़ों को जब ढूंढा तो वो फिर आपको पता चल गया। ये जो दो चीज़ें हैं ये वाली, ये होता ये है कि बैंक बुक आप कैश बुक क्लोज़ नहीं करते, स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को तो आप उसी वक्त 31 तारीख को या 30 तारीख को, महीने की जो आखिरी तारीख होगी, वो डेट डालकर ये उसमें बुक कर लेते हैं, तो ये डिफरेंस तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये डिफरेंस जो हैं ये चलते हैं। तो इन दो डिफरेंस को अभी हम देखते हैं। यानी डिडक्शन है, अगर आपने बैंक बुक क्लोज़ कर दिया तो फिर ये जो डिफरेंस है ये रहेगा, आप इसको बैंक रिकन्सिलेशन में शो कर दें और अगले महीने में इसको बुक कर लें, तो ये डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। यानी टाइम की वजह से, यानी थोड़े दिन होंगे, यानी अगले महीने ये डिफरेंस निकल जाएगा। अगर क्लोज़ नहीं की तो उसी महीने निकल जाएगा। लेकिन इन डिफरेंस का भी है कि ये डिफरेंस टाइम की वजह से आते हैं। इसमें अनक्रेडिटेड चेक्स है और अनप्रेजेंटेड चेक्स है। अनक्रेडिटेड चेक्स ये हैं कि आपने किसी पार्टी से चेक लिया, आपने एंट्री पास कर दी, बैंक डेबिट, बैंक में जमा भी करवा दिया। आपने किसी पार्टी से चेक लिया और बैंक में जमा करा दिया, आपने लिखा बैंक डेबिट, पार्टी नेम क्रेडिट। अब जो बैंक है, और ये बात है उमूमन मंथ एंड के करीब है, यानी जब भी महीना करीब है क्लोज़ होने के, उस वक्त ये सिचुएशन आती है। अगर तो टाइम मिल जाए कोई, क्योंकि 3 से 4 दिनों में या 5 दिनों में चेक क्लियर हो जाता है। अब होगा क्या कि आपने अगर किसी पार्टी से चेक लिया, किसी पार्टी से चेक लिया, आपने बैंक में जमा करवा दिया, ये आप हैं, ये आप खुद हैं, आपने बैंक में चेक जमा कराया, आपको चेक दिया था बी ने अपने बैंक का, आपका बैंक ये है, बी का बैंक ये है, या यही बैंक है आपका, बी का भी यही बैंक है, कोई इशू नहीं इसमें। फिर तो हो सकता है ये ना ही आए, लेकिन ऐसा कम ही होता है। ए का ये बैंक है, बी का ये बैंक है, बी ने ए को चेक दिया, ए ने वो चेक बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक क्या करेगा कि ये चेक इसके बैंक को भेजेगा, इसका बैंक देखेगा बी के अकाउंट में पैसे हैं, अगर हैं तो वो इस बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा इसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में। तो इस प्रोसेस में 3 से 5 दिन लग जाते हैं, 3 to 5 डेज़। अब महीना क्लोज़ होने को आ गया, 30 अप्रैल या 31 मार्च, कोई भी। तो उस वक़्त यानी ये चेक जमा हुआ 28 तारीख को। अब 28 तारीख को जो है चेक जमा हुआ, और ये तो तकरीबन अगले महीने की 2 या 3 तारीख को पैसे इसके अकाउंट में आएंगे। अब जो ए था जिसने चेक जमा कराया था, इसने तो फ़ौरन एंट्री पास कर ली, इसने फ़ौरन जो है वो एंट्री पास कर ली। इसने क्या किया कि बैंक को डेबिट कर लिया और जो है बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इसने अपना बैंक बढ़ा लिया, यानी इसके अकाउंट, इसका बैलेंस बढ़ गया, बैलेंस में इजाफा हो गया। लेकिन इसका जो बैंक में बैलेंस है उसमें इजाफा नहीं होगा 30 तारीख को, ये सिर्फ टाइम का मसला है। 30 को है बैलेंस में इजाफा होगा, 3 को या 2 को। तो इस वजह से ये डिफरेंस आ जाएगा अनक्रेडिटेड चेक्स, क्योंकि ये चेक जो हैं वो अगले महीने में चले जाएंगे, लेकिन इसका बैलेंस तो अभी ज़्यादा है, तो ये एक वजह हो गई अनक्रेडिटेड चेक्स। यानी ये गलती नहीं है, ये प्रोसीजर है। बैंक तो अपने हिसाब से जब तक उसको अगली पार्टी से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो एक अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगा।
और ए ने अपने तौर पर काम ठीक किया है, क्योंकि हमने 3 कॉलम कैश बुक में यही पढ़ा था कि जब हम बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं या चेक जमा करवा देते हैं तो बैंक ही डेबिट होता है, बैंक डेबिट और पार्टी नेम क्रेडिट। तो एक तो ये डिफरेंस, इसको हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस, कि टाइम की वजह से कि टाइम लगता है 5 दिन और हम क्लोजिंग कर रहे हैं 30 तारीख को, तो अगले महीने ये खुद डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम अपना बैलेंस टैली करने के लिए रिकन्सिलेशन में, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ये जो हमारा डिफरेंस है ये अनक्रेडिटेड चेक्स की वजह से आ रहा है। इसके बाद है दूसरा अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है इसमें भी यही कहानी है कि आप जब किसी पार्टी को चेक देते हैं, सपोज आपने एक्स को चेक दिया और बैंक एंट्री पास होगी एक्स डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी आपने फ़ौरन ही अपना बैलेंस कम कर लिया। जबकि बैंक जो है ये आपका बैलेंस तब कम करेगा जब उसको एक्स जो है बैंक के पास चेक लेकर जाएगा, तभी बैंक पेमेंट करेगा ना, ऐसे तो नहीं कर देगा। तो क्या होगा, इसके लिए 6 महीने टाइम होता है, 6 मंथ्स, यानी चेक जब इशू होगा उस तारीख से लेकर आगे 6 महीने तक वो जो चेक दिया है आपने पार्टी को वो वैलिड होगा। तो अब ये चेक लेके नहीं जाता, 15 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है इसके दराज में, चलो जी कैश करवा लूँगा, और उधर क्या है हमारा महीना क्लोज हो गया 30/4, तो हमारा बैलेंस जो है वो कम शो होगा, बैंक में बैलेंस ज़्यादा शो होगा। और उसकी वजह क्या है, ये चेक जो आपने इशू किए हैं और वो पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किए बैंक के पास। तो जब तक बैंक के पास चेक नहीं जाएगा, प्रेजेंट नहीं होगा, बैंक बैलेंस कम नहीं करेगा, जबकि आपने तो फ़ौरन ही अपना बैंक कम कर लिया। तो दूसरा फ़र्क इस वजह से आ गया कि ये चेक जो हैं पेश नहीं हुए बैंक के पास, ये दूसरी वजह है। ठीक है, ये दोनों टाइमिंग डिफरेंस कहलाते हैं। इसके बाद हम आते हैं बैंक वाले पे। ये आपका अकाउंट है बैंक में और ये आपकी कैश बुक है। तो बैंक अगर पैसे काट लेगा आपके, ठीक है, खाते में से कोई भी बैंक चार्जेस हैं या कुछ और है, तो आपका बैलेंस बैंक कम कर देगा, जबकि आपको तो इल्म ही नहीं है। इल्म कब होगा, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। बैंक स्टेटमेंट देख के आपको पता चलेगा कि बैंक ने पैसे काटे हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क आ रहा है इस वजह से कि बैंक ने पैसे आपके खाते में से काट लिए, कम कर दिए, आपने नहीं किए। तो जब आप भी ये जो उसी महीने अगर क्लोजिंग कर नहीं की कैश बुक की, तो आप क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में इसको लिख लेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर आप क्लोज़ कर चुके हैं तो आप बैंक रिकन्सिलेशन में लिख देंगे कि ये जो पैसे हैं हमारा बैलेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि ये पैसे बैंक ने काट लिए हैं, हमने अभी माइनस नहीं किए। ये हो जाएगा डिडक्शन। और चौथी चीज़ है कलेक्शन। ये भी इसी तरह ही है कि बैंक क्या करता है, आपके खाते में क्रेडिट कर देता है, यानी आपका बैलेंस जो है इधर बढ़ जाता है। अब आपको नहीं इल्म कि भाई बैंक ने क्या हमारे अकाउंट में या किसी कस्टमर ने हमारे खाते में जो पैसे जमा किए हैं, आपको नहीं इल्म। तो जब स्टेटमेंट आएगी देखेंगे तो उसमें फिर पता चलेगा कि ये फ़लाँ कस्टमर ने पैसे जमा कर दिए हैं या बैंक ने जमा कर दिए हैं। तो इसकी सिचुएशन क्या होगी कि आप भी उतने पैसे अपने कैश बुक में जमा कर लें या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में वो जो है ना उसको जमा करके दिखा दें अपने बैलेंस में, तो आपका ये डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी काम करना है वो करना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, मासवाइज जिस साल में वो आपसे कहे रिवाइज्ड कैश बुक बनाओ तो तब आप कैश बुक में करेंगे, वरना नहीं। ठीक है, तमाम जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे होंगी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। इसी तरह आगे आ जाएं एरर्स पे। अगर एरर जो हैं वो बैंक ने की हैं तो क्या होगा, अगर बैंक ने गलती से डेबिट किया है तो आप भी अपने बैलेंस को बैंक के साथ मैच करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन में वो माइनस करके दिखा दें।
वजह बता दें कि जी ये उधर माइनस है, इधर जो है ना हमारा ये बैलेंस है, उधर बैंक ने गलत किया हुआ है, तो आप भी उधर लिख के दिखा दें कि रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, माइनस करके, तो आपका बैलेंस भी टैली हो जाएगा। इसी तरह अगर बैंक ने गलती से ऐड किया हुआ है तो आप भी बैंक रिकन्सिलेशन में उसको कर दें, ऐड कर दें, तो आपका बैलेंस जो है वो मैच कर देगा। इसी तरह अगर ख़ुद आपने गलती की हुई है तो आप अपना जो बैलेंस है, अगर आप ज़्यादा शो कर रहे हैं किसी, तो आप उसको माइनस कर दें, और अगर आप कम शो कर रहे हैं गलती से तो उसको आप जो गलती है उसको ऐड कर दें। ये तरीका है। तो ये सी वजूहात जिसकी वजह से आपका और बैंक का बैलेंस जो है वो टैली नहीं होता। बैंक को टैली करने के लिए, यानी ये रिकन्सिलेशन बनाने के लिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई गलतियां हैं क्या। ठीक है, कुछ गलतियां हैं, ये गलती हैं, ये एरर्स हैं, ये तो ज़ाहिर है ठीक करनी पड़ेंगी। ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये दो जो हैं जो कस्टमर करता है अनप्रेजेंटेड है, तो ये तो आप क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन में दिखा देंगे कि भाई ये हमारा इस वजह से फ़र्क आ रहा है कि हमने जमा किया था, बैंक ने जमा नहीं किए, हमने माइनस कर लिया, बैंक ने माइनस नहीं किए। और जो बैंक आपके खाते को डेबिट या क्रेडिट करता है सही, तो उसको आप भी अपने पास रिकॉर्ड कर लें, तो आपका डिफरेंस जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, ये थी वजूहात। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ठीक करने के हवाले से देखेंगे कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।